क्रीमिया की ओर बढ़ सकती है यूक्रेनी सेना। व्हाट अ डेवलपमेंट! क्रीमिया पर कब्जा करना ज़ेलेंस्की का अगला लक्ष्य है। किसने कहा? ये देखिए आप, 2023 तक क्रीमिया को वापस पाने का लक्ष्य है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का यह दावा। सर्दियों में भी आगे बढ़ेगी यूक्रेन की सेना। यूक्रेनी इंटेलिजेंस। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि उन्होंने एक बयान जरूर दिया था जो सबको याद होगा कि अब क्रीमिया की बारी है। तो सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से खेरसोन से अब रूसी सैनिक पीछे हट गए हैं, यूक्रेनी सैनिकों ने वहां पर अपना फ्लैग जो है वो होस्ट कर दिया है, झंडा फहरा दिया है, तो उसके बाद क्या अब ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस, उनकी सेना का कॉन्फिडेंस अब क्रीमिया के लिए मूव करेगा? क्या अब क्रीमिया पर कब्जे की बारी है? इसी के बारे में आगे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बिग वॉल के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का अगला मिशन है क्रीमिया। बयान जो है ज़ेलेंस्की के वो इसी ओर इशारा करते हैं। अब दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि क्रीमिया के बीच पर छुट्टी मनाऊंगा, ये एक ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू के दौरान कहा। सुनाएंगे आपको उनका वो बयान भी। रूस से क्रीमिया वापस लेकर रहूंगा, ज़ेलेंस्की ने दोबारा से ये बयान दोहराया है। यूक्रेन के हिस्से को कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ये भी कहा है यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख का दरअसल दावा है कि 2023 तक जो क्रीमिया है, क्रीमिया तक पहुंचना अब यूक्रेन का लक्ष्य रह गया है। बुडानोव ने यह कहा है। साथ ही आगे यह भी कहा गया है कि सर्दियों में भी यूक्रेनी फोर्स आगे बढ़ती रहेगी। बुडानोव ये कहते हैं कि अगर पुतिन ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन विंटर वो चलाएंगे और सर्दियों में हम उनके आगे झुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन की सेना सर्दियों में भी मुकाबला करेगी। अब समझिए इसको कि 8 साल से जारी है क्रीमिया की जंग। बेहद महत्वपूर्ण है ये। 20 फरवरी 2014 क्रीमिया पर रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की। 27 फरवरी 2014 क्रीमिया की संसद पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया। 16 मार्च 2014 की बात करें, सुप्रीम काउंसिल ने क्रीमिया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद 18 मार्च 2014 पुतिन ने क्रीमिया के रूस में शामिल होने की घोषणा कर दी। 26 मार्च 2014 को यूक्रेनी सेना को क्रीमिया से हटा दिया गया। करीब 1 महीने तक रूस यूक्रेन में क्रीमिया की जंग होती रही। क्रीमिया को लेकर रूस यूक्रेन में लगातार टेंशन अब भी जारी है। तो सर, क्रीमिया दोनों ही देशों के लिए लगातार जो है टेंशन का मुद्दा बना रहा है और बेहद महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी। बिल्कुल जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी खरसोन से जो है रूसी सेना एक विड्रॉल ऑपरेशन कैरी आउट कर रही है। ये जाहिर करता है कि भाई जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है इसको एक अपनी जीत मानते हैं और इसी को आगे बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वापस क्रीमिया को अपने में वापस मिला ले। और ये एक नेगोशिएटिंग पॉइंट भी बनता है, क्योंकि अब जो भी सर्दी का मौसम है, उन्होंने ज़ेलेंस्की ने खास इस बात पर दबाव डाला कि सर्दी से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्रीमिया की ओर बढ़ेंगे और अपनी जो है उसको रिगेन करेंगे। अब हमने ये देखना है कि आगे जो G20 बाली के अंदर अभी एक समिट होना है, जिसमें कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक बायलैटरल समिट है ऑन द साइडलाइंस। मेन मुद्दा ये है कि उसमें प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जा रहे। एग्जैक्टली। और ये एक जो बायलैटरल है ये बट आज के हालात में, सॉरी टू बटन, आज के हालात में खेरसो के बाद क्रीमिया, क्या ये बड़ा टारगेट हो सकता है? और आशीष, इस बीच आ रहे न्यूक्लियर थ्रेट्स को लेकर भी तमाम बयान के बाद क्या रुख हो सकता है, उस पर चर्चा से पहले क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला हुआ तो परमाणु युद्ध संभव है। बड़ी खबर, जहां क्रीमिया खोने के हालात में पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं और ब्रिटिश वेबसाइट इन न्यूज के पॉलिटिकल चीफ की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। खेरसो पर कब्जे के बाद यूक्रेन के लिए क्या अब क्रीमिया के रास्ते खुल गए हैं? बड़ा सवाल। ये एक रेड लाइन है व्लादिमीर पुतिन के लिए। अगर क्रीमिया की तरफ यूक्रेन बढ़ा तो आप तय मानिए कि युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, और उसी की तरफ इशारा दे रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये बस जानते हुए, ये मानते हुए कि जो अब तक पिछले 8.5 महीनों में हुआ है उससे ज्यादा भीषण हो सकता है वॉर, अगर वो क्रीमिया की तरफ
जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अभी तक इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है क्रेमलिन की तरफ से, लेकिन आप इमेजिन कीजिए व्लादिमीर पुतिन अगर इस पर रिएक्शन देंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले पूरी पिक्चर समझिए और देखिए कि किस तरह से पुतिन खेरसॉन हारे हैं और क्या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वॉर की स्थिति में वो क्रीमिया बचा पाएंगे या नहीं। ये मैप देखिए और समझिए किस तरह से यहां पर खेरसॉन है, यहां है क्रीमिया, ये है नीपर नदी और ये है ब्लैक सी। इसके आप दाईं तरफ मानिए कि पूरा का पूरा रशिया है, उत्तर तरफ भी रशिया है और यहां पर है यूक्रेन बाईं तरफ। खेरसॉन, आपको इससे पहले कि नीपर नदी और खेरसॉन के बारे में और डिस्क्रिप्शन दें और उसको क्रीमिया से समझे, आपको मैं पूरा पिक्चर दे दूं। इसके ठीक ऊपर आप मानिए जो 4 पॉलिटिकल रेफरेंडम वाले इलाके हैं वो हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और फिर खेरसॉन, यानी कि रूस से लेके क्रीमिया तक में जो एक पूरा चैनल आपको दिखाई देगा, यही मेन मकसद था व्लादिमीर पुतिन का, जिस वजह से उन्होंने इस एरिया को चुना। और अब जब खेरसॉन में यूक्रेनी सेना बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, रशियन सोल्जर्स पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या क्रीमिया, खेरसॉन से वो क्रीमिया जाकर क्रीमिया को अलग करने की कोशिश करेंगे? कितना बड़ा सदमा होगा व्लादिमीर पुतिन के लिए। अगला आप देखिए किस तरह से अगर हमला हुआ तो कहां से हमला हो सकता है। सबसे पहले देखिए और समझिए कि खेरसॉन के रास्ते से हो सकता है, क्रीमिया यहां पर है, लैंड से जहां पर अभी यूक्रेनी सेना थोड़ी थोड़ी बढ़त बना रही है, यहां से वो यहां आएंगे। आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये यूक्रेनी सेना और रशियन सेना में से जो भी भारी होगी वो तय करेगी। दूसरा ऑप्शन भी है, वो है सेवेस्तोपोल से, यानी कि समुद्र के रास्ते से, वहां से वो क्रीमिया की तरफ आ सकते हैं। वो भी बहुत मुश्किल होगा, रशियन ब्लैक सी फ्लीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा आप ऑप्शन देखिए किस तरह से कहां से हमला हो सकता है। पहला खेरसॉन के रास्ते से, लैंड से, सेवेस्तोपोल यानी कि समंदर के इलाके से जहां पर ब्लैक सी की फ्लीट है। अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं आपको कि किस तरह से और भी ऑप्शन है। ये देखिए मोल्दोवा, ये यहां पर भी रशिया का कब्जा है। रोमानिया, बुल्गारिया यहां से, यानी कि इन 2 ऑप्शन में से रोमानिया और बुल्गारिया का जब अगर अटैक का लॉन्च पैड होगा तो आप मान के चलिए कि ब्लैक सी के रास्ते से क्रीमिया आने की कोशिश की जाएगी, यानी कि एम्फीबियस ऑपरेशन होगा। और जाहिर सी बात है कि जब रूसी सेना थोड़ी थोड़ी पीछे हट रही है तब क्या ऐसे में यह संभव होगा। यह भी आप मैप में देखिए और समझिए कि किस तरह से पीछे हट रही है रूसी सेना और किस तरह से क्रीमिया की तरफ जाने के लिए यूक्रेन का मनोबल और बढ़ता जा रहा है। 1-2 नहीं बल्कि 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी पिछले कुछ महीनों में हमें देखने मिले हैं, जहां से रूसी सेना ने टैक्टिकल रिट्रीट किया या फिर उन्हें वहां से मजबूरन हटना पड़ा। सबसे पहले 30 जून को स्नेक आइलैंड कीव, आपको याद होगा हजारों गाड़ियों का कॉन्वॉय कीव की तरफ आया था रशिया का, 30 मार्च को फिर पीछे चले गए। खार्किव देखिए 9 सितंबर को, लीमन में 1 अक्टूबर को और अब 9 नवंबर को यानी कल से आपको खेरसॉन में लगातार रशियन सेना पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि मनोबल और ज्यादा बढ़ रहा है यूक्रेनी सेना का। आपने देखा किस तरह से कहां से अटैक हो सकता है और कैसे कैसे कब कहां से रशियन सेना पीछे हटी है आगे बढ़ने के बाद में। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये रेड लाइन है। व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ये पहले ही बोल चुके हैं क्रीमिया की तरफ आंख उठाकर ना देखें। क्या ये न्यूक्लियर वॉर के लिए कंपेल करेगा व्लादिमीर पुतिन को? बिल्कुल आशीष, सबसे पहले तो मैं जरा खेरसॉन की बात करना चाहता हूं। आप याद करें, खेरसॉन सबसे पहला शहर था जिस पर रूस ने कब्जा किया था जी। 24 फरवरी को जो अटैक हुआ था, 5 मार्च को जो है यहाँ पर खेरसॉन के मेयर ने सरेंडर कर दिया था और 23 को इनके जो रशियन के बहुत बड़े लीडर थे जो आए थे रशिया के, और उन्होंने बोला था कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और उसके बाद हम इस हालात में यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ जो अभी आप बात कर रहे थे क्रीमिया के लिए, P60 हाईवे है वहाँ पर। P60 बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कनेक्ट करता है क्रीमिया के लिए। उस पर अगर कब्जा हो गया इनका यूक्रेन का तो फिर रूस की जितनी लॉजिस्टिक्स नहीं जा पाएंगी। जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हो सकता है तो क्रीमिया पर अटैक क्यों नहीं हो सकता?
क्रीमिया ब्रिज बड़ी बात होगी। क्रीमिया ब्रिज पे जब अटैक हुआ था तो एक बड़ा ब्लो था, क्योंकि वो एक मेन लॉजिस्टिक चेन है जो रशिया के मेन लैंड से ये हमारे खेरसोन शहर तक जाता था। और मैं इसको हमेशा कहता रहा हूँ, पुतिन एक शातिर केजीबी के चीफ रह चुके हैं और स्टेट्समैन एक्सपीरियंस्ड हैं। वो एक टैक्टिकल रिट्रीट, देखिए स्ट्रैटेजिक गेन्स के लिए थोड़ी टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ती है। उनकी तो नजर ओडिशा पे थी, वहां तक लैंड ब्रिज बनाना चाहते थे। मैं कहता हूं ये क्रांति से पहले की शांति है, लल बिफोर स्टॉर्म। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं पुतिन एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ इस युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, उस पर लौटेंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी कि नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन को लेकर भारी दबाव में है रूस। नाटो चीफ ने यह कहा है खेरसोन से रूस की वापसी यूक्रेन की जीत है। स्टोल्टनबर्ग ये भी कहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को अपनी मदद जारी रखेंगे। इटली के दौरे पर नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। इटली के पीएम के साथ मुलाकात के बाद नाटो चीफ ने ये बड़े दावे किए हैं। चलिए, तो इन दावों के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि यहाँ नेटो चीफ की तरफ से इस हालात में ये बयान बहुत मायने भी रखते हैं। हालांकि जिस तरीके से अब यूरोप सफर कर रहा है, जिस तरीके से नेटो अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलता जा रहा है, ये जानते हुए कि एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस हो चुका है, और यहाँ तक कि रशिया जिस रणनीति पर चल रहा है उसमें न सिर्फ बड़ी चोट यूक्रेन को पहुंच रही है, बल्कि नेटो भी अब सफर करने को मजबूर हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही है कि खेरसों को लिए गए फैसले के बाद अब क्या वाकई बाकी सब भी रशिया की रणनीति को लेकर दहशत में है? अब क्रीमिया नेक्स्ट जिस लिहाज से कहा जा रहा है उस पर हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन नेटो चीफ की तरफ से दिए गए इस बयान पर जरा गौर करें, जहां नेटो चीफ ने रूस यूक्रेन वॉर पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा है। अगली खबर यही है कि खेरसों ज़ेपोरिज़िया के साथ फिर यूक्रेन का होगा अब क्रीमिया। तीसरी बड़ी बात अब आपके सामने, जहां आपूर्ति लाइन कटने से रूसी सैनिकों तक नहीं पहुंच रही है किसी तरह की मदद, ये दावे के तहत कहा जा रहा है। और यूक्रेनी सेना ने अब दक्षिण पूर्व में भी रूसी सप्लाई लाइन को काट दिया है। नेटो चीफ की तरफ से ये सनसनीखेज दावा ये कहते हुए कि हथियार और खाद्य पदार्थ ने नहीं मिलने से ही रूसी सेना अब डर चुकी है। करेक्शन करिएगा इसे यहां पर, लेकिन यूक्रेन को लेकर बड़े दबाव में है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अब यूक्रेन को लेकर यह बड़ा दबाव जरूर कहा जा रहा है, लेकिन नेटो चीफ का क्रीमिया को वापस लेने की बात कहना भी सनसनीखेज है, क्योंकि पुतिन के होते हुए ही अगर ये मुमकिन हुआ तो पता नहीं रूस क्या कुछ कर बैठेगा। बहरहाल क्रीमिया की हिस्ट्री, लोकेशन और साथ ही नेटो चीफ के इस बयान का मतलब भी समझना बहुत जरूरी है। चर्चा करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, मैप के लिहाज से भी, क्योंकि 2014 से अगर आप देखें तो रूसी कब्जा यहां पर रहा है। अब जो रणनीति बन रही है, रणनीतिक अहमियत इस पर है क्या, इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्लैक सी से बेहद अहम है ये। इसी के तहत बड़े सवाल यही है कि क्या अब नेटो चीफ का ये बयान वॉर में सक्रिय एंट्री का ऐलान है? ये एक पहला बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज के इस हालात को देखते हुए। हालांकि दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पुतिन क्रीमिया के हाथ से निकलना मंजूर कर सकेंगे? रणनीतिक अहमियत इसकी है। मैप के जरिए आपको यह भी बता रहे हैं कि इतना क्रूशियल ये क्यों है, क्योंकि ब्लैक सी से ये बेहद करीब है और क्रीमिया पर कब्जे की कोई भी जंग वर्ल्ड वॉर में क्या अब तब्दील नहीं होगी? एक बार फिर से ये बड़े सवाल आपके सामने, क्या पुतिन क्रीमिया का हाथ से निकलना मंजूर करेंगे? तीसरा बड़ा सवाल, जहां पर देखिए किस तरीके से क्या पुतिन के होते हुए क्रीमिया पर कब्जा मुमकिन है? चौथा बड़ा सवाल, क्या क्रीमिया पर कब्जे की कोई भी जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं होगी? यहां पर मेरा सवाल रविंदर सर आपसे ही है, क्या यह सवाल वाजिब नहीं है इस हालात को देखते हुए? बिल्कुल, क्रीमिया पर अगर यूक्रेनियन फोर्सेस आ गई और रशिया को खदेड़ दिया है तो रशिया के लिए क्या कहो। वही बात है, इतने फेलियर्स हुए जा रहे हैं कि नंब हो गए हैं पुतिन की जो भी स्ट्रैटेजी। बट एक दो क्विक पॉइंट्स, क्रीमिया बड़ा स्पेशल रीजन है। ये कोस्ट है, पेनिनसुला है। सोवियत टाइम्स में जो कम्युनिस्ट लीडर्स होते थे ना, स्टालिन, ब्रेजनेव, क्रुश्चेव वगैरह, इनके यहाँ पे बीच में अपने घर होते थे, यहाँ के गर्मियों में रिलैक्स करते थे, क्योंकि मॉस्को तो ठंडा स्नो वाला मौसम रहता है हमेशा, राइट? तभी जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं गर्मियों में जाके वहाँ की बीच में बैठूंगा, क्योंकि क्रीमिया हिस्टोरिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली ब्लैक सी फ्लीट का बेस है यहाँ पे सेवास्तोपोल। और बाय द वे ब्लैक सी फ्लीट की फ्लैगशिप मस्कोवा को डुबा दिया गया। तो एनीवे, तो सेवास्तोपोल ब्लैक सी फ्लीट का बेस है। क्रीमिया स्ट्रेटेजिक है, 8 साल से है। तो रशिया तो ये सोच रहा था ये तो मेरा ही है 8 साल से, ये जो 4 इलाके करे ये तो अभी की वॉर के है ना,
तो रशिया के जहन में तो एक क्रीमिया तो हमेशा ही मेरा है पिछले 8 साल से। बिल्कुल सर। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी फोर्स ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। वहीं यूक्रेनी फोर्स करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे 4 MLRS से हमला कर रही है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये तीनों तस्वीरें काफी ज्यादा भयानक हैं। क्या ये केवल टेम्पररी फेज के लिए हैं, कुछ हफ्तों के लिए हैं? क्योंकि रूसी सेना पीछे आ रही है, रिट्रीट कर रही है और एक किनारा पूरी तरह से नीपर रिवर का छोड़ रही है। ऐसे में यूक्रेनी सोल्जर्स को लग रहा है बहुत अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा मारिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो पीछे चले जाएं। ये टेम्पररी है या फिर इस तरह का आपको स्ट्रैटेजी, इस तरह के वेपन फायरिंग अगले कुछ और महीनों तक दिखाई देंगे? आशीष, से दोनों चीजें हैं, बट ये जो आपने बाद में कहा है कुछ महीनों तक दिखाई पड़ेंगे, 3 कारण हैं। एक जो हिमार्स आ गया है जो यूएसए ने इनको दिया है, स्मर्च इनके पास पहले ही से है जिसमें 8 बैरल होते हैं, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, और इनके पास 40 बैरल वाली भी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो चेकोस्लोवाकिया से आई थी। उनका अम्यूनिशन अभी भी इनके पास आ रहा है। और ये जो गन्स मिल गई हैं इनको 155 मिलीमीटर जो साउथ कोरिया से भी आई हैं और जो जर्मनी से भी आई हैं, ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड हैं, जो कि सिस्टम से इनको आपको पता है सारा इंटेलिजेंस इनको मिल रहा है। यूएस जो स्पेस एक्स की जितने भी सैटेलाइट से इनको मिल रहा है उससे ये टारगेट कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है, रशिया जो कर रहा है वो प्लान्ड विड्रॉल है। इस विड्रॉल में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो भागते हैं, वो आगे जाते हैं, रुकते हैं, अपना डिफेंसिव लेते हैं कि पीछे वाले चीज़ें आ जाएं। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 ब्रिज थे, एक एंटोनियोस करके है ब्रिज, रिवर के निपर रिवर आपको पता होगा, और दूसरा एक और है। दोनों ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो फोर्सेज जो इनका लॉजिस्टिक्स है ये बोट से ही आ सकती ठीक है। है सर, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब आपने किया है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये भी बोट से ही जा सकते हैं वहां पर। यूक्रेनियन आर्मी 40 बोट्स अभी 10 दिन पहले अमेरिका ने इनको दी हैं। सैटेलाइट मदद से स्पेस एक्स को भुगतान कर रहा है यूक्रेन। आपको याद होगा कि स्पेस एक्स ने कई अपने टर्मिनल्स बंद कर दिए थे ये कहते हुए कि यूक्रेन ने बिल नहीं भरा है, और इस वजह से काफी ज्यादा कम्युनिकेशन में और वॉर टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। आपको बता दें कि सहयोगी देशों से भुगतान की अपील कर सकता है यूक्रेन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजिनोव का ये बड़ा बयान। तो रूस के खिलाफ सैटेलाइट से मदद कर रही है अब अमेरिकी कंपनी, और ये बयान जिस तरीके से आ रहा है, यूक्रेन स्टारलिंक उपग्रह संचार प्रणाली के मद्देनजर ये कुछ बयान दिए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि किस तरीके से अब स्पेसएक्स की ये एक महंगी मदद साबित होगी। इंफॉर्मेशन वॉल पर जाते हैं, आपको बता देते हैं कि इन सैटेलाइट यूनिट को लेकर किस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है, क्योंकि ये 20,000 स्टारलिंक सैटेलाइट यूनिट्स हैं जो कि यूक्रेन की मदद में शामिल की जा सकती हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी सबसे बड़ी बात यहां आपके सामने होगी कि कैसे सैटेलाइट पर हर महीने अब $20 मिलियन के खर्च होने की भी खबरें मिल रही हैं। तीसरी बड़ी बात, अब तक यूक्रेनी सेना की मदद में स्पेसएक्स के $80 मिलियन खर्च हो चुके हैं। ये आंकड़ों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और अनुमान ये भी कि साल के अंत तक $100 मिलियन का खर्च भी पार हो सकता है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि अगले 12 महीने में $400 मिलियन के खर्च का ये अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि पेंटागन को मस्क ने चिट्ठी लिखकर खर्च का पूरा ब्यौरा भी दे दिया है। अब पेंटागन कर रही है स्पेसएक्स के भुगतान में मदद। ये रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही है। मैं अपने एक्सपर्ट्स पर चर्चा करने से पहले डिफेंस एडिटर आशीष आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, स्पेसएक्स की ये मदद आखिर किस लिहाज से महंगी साबित हो रही है, और क्या ये भी एक बड़ा टेक्टिकल स्ट्रैटेजिक मूव है? पहली बात तो सुरभि की अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो फिर मदद कैसी? Exactly. ये एक प्योर कमर्शियल डील है जो स्पेसएक्स के मालिक है एलॉन मस्क, चाहे वो ट्विटर हो या फिर स्पेसएक्स हो, हमने देख लिया है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। वो उसको पूरी तरह से बिलीव करते हैं, और ब्यौरा नहीं, उन्होंने बिल थमा दिया है पेंटागन को। बेसिकली इनडायरेक्टली ये इंटरनल स्ट्रैटेजी भी होती है अमेरिकन कंपनीज और पेंटागन का और व्हाइट हाउस के बीच में, कि ये पूरे विश्व को बता सके, यूक्रेन को बता सके कि आपको कितनी मदद की जा रही है। बड़ी बहुत सारे $billion खर्च हो रहे हैं। $100 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जाहिर सी बात है वो केवल एक बिग डैडी वाला
अप्रोच दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर बड़े चचा हैं, आप भतीजे हो, हम आपको मदद कर रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे आप किस्तों में देते रहिए, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है ऑन ग्राउंड टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के लिए। अगर स्पेसएक्स टर्मिनल्स आउट हो गए सुरभि, तो आप मान के चलिए कि यूक्रेन न केवल ब्लैकआउट में होगा, बल्कि उसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। रूस ने बातचीत के लिए ईयू के सामने बड़ी शर्त रखी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकारोवा ने कहा है, क्या कहा है देखिए सुनिए, आई कोट, हम भी मौजूदा समस्याओं को कम करना चाहते हैं, लेकिन रूस के हितों की अनदेखी हमें कबूल नहीं है। ये रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान। और इस बीच ये समझना बहुत जरूरी है डिटेल के माध्यम से कि रूस ने अब किस तरीके से बातचीत के मुद्दे पर अपनी ओर से ये दो टूक राय यूरोपियन यूनियन के सामने रख दिया। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, जहां ये कहते हुए साफ रूस नजर आ रहा है, शर्तें हैं कि कोई भी प्रस्ताव रूस के हितों को ध्यान में रखकर ही सामने आएगा। दूसरी बड़ी बात, ऐसी कोई बात ना की जाए जो ना की जा सके। तीसरी बड़ी बात, रूस खुले मन से यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत के लिए यहां पर तैयार तो है, बशर्ते, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम भी मौजूदा क्राइसिस को अब खत्म करना चाहते हैं। हम अपनी इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं और साथ ही इकोनॉमी क्राइसिस को लेकर जिस तरीके से बात है, अपनी इकोनॉमी की तबाही की शर्त पर कुछ भी नहीं करेंगे। अब पश्चिम इस मुगालते में ना रहे कि सर्दियों में रूस की परेशानी बढ़ने वाली है। यूरोपियन यूनियन सिर्फ दिखावे के लिए ही बातचीत करता है, ये हालांकि आरोप के तहत भी बात कही जा रही है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें रूसी शर्तों के साथ क्या यूरोपियन यूनियन से बातचीत संभव हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यूरोपियन यूनियन के देश ऐसे हर पैतरे को आजमा रहे हैं जो युद्ध भड़काने वाला है। ये रविंदर सर बड़ी बातें सवाल उठाते हुए शर्तों के साथ क्या मुमकिन हो पाएंगी? नहीं, कोई चांस नहीं है। देखिए, रशिया को अब रशिया फंस गया है, ओके, वन, और इधर यूरोप और अमेरिका जैसे कहते हैं ना, उनको खून लग गया है मुंह में, टाइगर के मुंह में। उन्हें दिख रहा है कि रशिया को मिनिमाइज करा जा सकता है, रशिया की इकोनॉमी को, रशिया की मिलिट्री को, रशिया की टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स को, ये सारा मिनिमाइज कर रहा है वेस्ट। और ऐसे में रशिया क्या करेगा? रशिया को बेसिकली कट ऑफ कर रहा है यूरोप पूरा। रेड लाइंस पुतिन कहते रहते हैं, नेटो ठीक है, इसने यूक्रेन ने ज्वाइन किया, नहीं क्या, वहां आपके कौन है वो दो, लिथुआनिया, नो सॉरी नॉट, फिनलैंड एंड स्वीडन, वो नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। रशिया को दुनिया के हर सिस्टम से काटा जा रहा है। रशिया के पास करीब अगला 1.5-2 साल है यूरोप को गड़बड़ाने का। ये विंटर, फिर गर्मी, और फिर अगला विंटर। अगले विंटर तक अगर यूरोप ठीक ठाक चल गया, तब रशिया टोटली कट ऑफ हो जाएगा जी। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है यूरोप की वो अभी है, बढ़ेंगी। पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बढ़ेगा यूरोप के अंदर, फ्यूल को लेके, एनर्जी को लेके, राइट। बट 1-1.5 साल में यूरोप अपने टर्मिनल्स खुद बना रहा है सी से लाने के लिए गैस के। रशिया की उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। रूस नए परमाणु टॉर्पेडो के परीक्षण की अब तैयारी कर रहा है। पनडुब्बी बेलगोरोद से परमाणु टॉर्पेडो के परीक्षण की तैयारी थी, अमेरिका का ये कहना है। अमेरिका का दावा ये भी है कि आर्कटिक सागर में बिना परीक्षण किए वापस गए हैं रूसी शिप। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रूस से नहीं किया गया ये परीक्षण, ये अमेरिका ने कहा है। रूसी टॉर्पीडो पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो अमेरिका रूस की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और इसीलिए अब ये स्टेटमेंट दे रहा है। समंदर से अब आपको लैंड पर क्या हो रहा है उसकी एक बड़ी अपडेट बता दें। यूक्रेन को फ्रांस से मिले हैं कई तोप, रूस पर बरपा रहे हैं कहर। आपको बता दें कि खेरसोन में यूक्रेनी सेना फ्रांस के तोपों से रूसी सेना पर लगातार हमले कर रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सीजर होविट्जर तोप ने रूस का बड़ा नुकसान किया है। बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी सेना के लड़ाकू विमानों ने रूसी सेना पर की है बमबारी। लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने रूसी सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया है। तस्वीरें आपके सामने, कैसे सैन्य ठिकाने पर यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहां लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के हमले में रूसी सेना तबाह हो चुकी है। कई तोप यहां तबाह कर दिए गए। कैप्टन श्याम कुमार, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी मैंने न्यूयॉर्क पोस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें अमेरिका जो ये दावे कर रहा है कि रिट्रीट होने के बाद हम केवल यूक्रेन को इसी तरीके के हथियार दे रहे हैं जिसमें वो अपनी रक्षा कर सके, लेकिन जब खेरसोन में रिट्रीट कर चुकी है रूसी फौज, तब आप हथियार मुहैया क्यों करा रहे हैं? आपको तो शांति की बात करनी चाहिए ना।
शांति की बात हो रही है। 6-7 बातें मुझे जो गौर लगती हैं ये हैं कि कुछ दिन पहले रशियन डिफेंस उनके विदेश मंत्रालय से उनके मिनिस्टर ने बोला था कि क्यूबा क्राइसिस की तरह के लीडर्स हमारे दोनों कंट्री के होने चाहिए, जब वो क्राइसिस डिफ्यूज किया गया था। अभी देखिए अमेरिका का कहना कि हम ब्लैंक चेक नहीं दे रहे, हम सिर्फ उनको सेल्फ डिफेंस के हथियार दे रहे हैं। और देखिए अमेरिका कभी उनको लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स नहीं देता, कभी भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं की गई रशिया के बियॉन्ड, ताकि कोई एक्सकेलेट ना हो वार। उसके बाद ग्रीन डिप्लोमेसी ब्लैक सी का, ये सब सॉफ्ट स्टैंड है। टर्की का बीच में आना, इसके साथ साथ रशिया के आज का बयान कि जनरल मेले का बयान देखिए कल का, जो अमेरिका के चीफ डिफेंस स्टाफ के चेयरपर्सन है, जो मिलिट्री एडवाइजर है बाइडेन के, उनका कहना है कि युद्ध समाधान नहीं है। ये कल का बयान है उनका, और हमें एक पारंपरिक रूप से इसको समझौता करने की तरफ देखना चाहिए।